नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज मेरे साथ मैं कहूँगा कि भरपूर टैलेंट, अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। और मौका ख़ास है क्योंकि एक बहुत ही ख़ास सीरीज़, एक ऐसी घटना पे जिसे शायद हर भारतवासी बहुत करीब से जानता है, उसके बारे में लंबे अरसे से सुनता, देखता, पढ़ता आया है। हर बार, हर साल जब वो दिन आता है तो बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कहानियां ऐसी जो अनकही रह गईं, उसे पेश करने के लिए एक शानदार टीम हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो इन सभी को परिचय की कोई ये परिचय का कोई मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी रस्म अदायगी है, इसलिए बारी बारी से अपने दर्शकों के लिए बताते हैं। हमारे साथ बाबिल हैं, हमारे साथ के मेनन सर हैं, वेब सीरीज़ के डायरेक्टर शिव रवेल हमारे साथ हैं, हमारे साथ के मेनन हैं, और हमारे साथ आर माधवन और दिव्येंदु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से बातचीत करते हुए, चूँकि इस सीरीज़ के ट्रेलर ने और बाकी चीज़ों ने एज अ जर्नलिस्ट भी, और चूँकि जैसा मैंने कहा कि इस घटना की बात जब जब होती है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो शायद कभी हमारे जहन से नहीं निकलेंगे। बारी बारी से बाबिल, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। यशराज की पहली वेब सीरीज़ और इतनी इम्पॉर्टेंट कहानी का हिस्सा हैं आप, बताएं किस भरोसे से आ रहे हैं आप? किस भरोसे से सर? मैं सच बताऊं तो मैंने आप जैसे कह रहे हैं, मैंने उतना दबाव तो अपने पर लिया नहीं था। मैंने पहली बार मैंने क्योंकि इस जनरेशन से हूँ मैं, और सिर्फ जनरल नॉलेज के तौर पे मुझे ट्रेजेडी के बारे में पता था। मैंने इस ट्रेजेडी को कभी उतना महसूस नहीं किया था। शिव स्टोरी लाया, शिव ने मुझे कहा कि ये ट्रेजेडी बैकड्रॉप है, हम ह्यूमन स्पिरिट के बारे में कहना चाह रहे हैं। तो मुझे उस चीज़ ने आकर्षित किया पहली बार कि हम जब हीरो को देखते हैं, हम हीरो को इतना ग्रैंड उसमें देखते हैं, और हम देखते हैं कि सुपर पावर लाइक एबिलिटी होती है, बिल्डिंग से कूद जाता है, पर एक आम आदमी हीरो बन सकता है। हीरोइज्म का जो नज़रिया था, उस चीज़ ने आकर्षित किया। फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया और मुझे पता चला यार ये अभी हुआ है और ये किसी हमारी जनरेशन को पता ही नहीं, तब मुझे समझ आने लगा कि ओह, ये तो मतलब तो बहुत ज़रूरी है बताना। ये सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में नहीं, पर ट्रेजेडी के थ्रू, उसकी डार्कनेस के थ्रू जो लोगों ने अपनी ह्यूमैनिटी की ड्यूटी पूरी की। बिल्कुल। शिव, कैप्टन ऑफ द शिप आप हैं फिल्म में या कहानियाँ? ट्रेन जी। तो बहुत सारी जब हम कहानियों की बात करते हैं तो उन्हें आइडिया माना जाता है। एक आइडिया जो है, फिर आप उसे नर्चर करते हैं, आगे ले जाते हैं। बताएं कि कैसे इस कहानी के बारे में आपको बनाने का ख्याल आया? क्या कोई ऐसी बात जो आपके सामने आई जिसने आपको इस कहानी को बनाने के लिए विवश किया? जी, तो ये कहानी एक्चुअली मेरे पास आई थी। जो राइटर हैं शो के, आयुष गुप्ता, बहुत ही बेहतरीन किस्म से उन्होंने कहानी लिखी है। मैं यशराज के YRF के साथ ही काम कर रहा था, काम कर रहा हूँ, और उस वक्त मैं लेके गया था ये कहानी आदित्य चोपड़ा जी के पास, और मैंने कहा कि सर ये कहानी है, और ऐसे इंसिडेंट को ऐसे लेंस और ऐसे व्यू पॉइंट्स देख रहा है कि आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, एंड आई थिंक कि ये एक फैंटास्टिक, इट विल मेक अ ग्रेट सीरीज़, और हमें ये 100% करना चाहिए। और उन्होंने पढ़ा और उनको भी बहुत अच्छी लगी कहानी, एंड दैट वाज इट, एंड वी जस्ट स्टार्टेड गेटिंग इनटू इट, एंड टुडे हियर वी आर। बिल्कुल। के सर, जब हम आपके किरदारों को देखते हैं तो ये साल हम एक बार फिर कहेंगे कि आपके किरदारी कमाल हर तरफ छाए हुए हैं। और फिर याद आता है जब जहन में हम लोगों के, तो गुलाल का वो किरदार जो लोगों पर इस तरह से असर था। अब जब आप एक इस कहानी का हिस्सा बनते हैं तो किस प्रॉमिस के साथ आप आ रहे हैं? क्या वो आपका यकीन है इस किरदार के लिए, और अब किस तरह के मैसेजेस के साथ आप अपने दर्शकों के सामने होंगे इस बार? इतना ही कहूँगा कि एक अलग इंसान है जिसको मैं पेश कर रहा हूँ, और वो इंसान
बाकी इंसानों से अलग हैं, तो इसीलिए वो मेरे लिए एक नया बंदा था जिसको मैं निभा रहा हूँ। स्टेशन मास्टर है, ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जहाँ पे उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक तो या तो वहाँ से भाग जाए या फिर वहाँ रहे। एक ऐसी संस्था है रेलवेज जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते, जहाँ सबसे ज़्यादा कर्मचारी रहते हैं हमारे भारत देश में, एम्प्लॉय सबसे भरपूर उसमें, उसी में लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश का, और उनका काम है लोगों को समय पर पहुंचाना, लेकिन सुरक्षित पहुंचाना। तो ये बहुत ही हाई रिस्क जॉब है। हम लोग ट्रेन में बैठते समय कभी सोचते नहीं हैं। मैंने कहा यार, एक बंदे ने उनके बारे में सोचा कि उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी उस रात को, और वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि ये करना चाहिए। माधवन, सबसे पहले ढेर सारी बधाई आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। और आप एक लंबे गैप के बाद फिर इस तरह कहानी में आ रहे हैं। आप बताइए कि ये जो अंतराल है ये और धीरे धीरे कब कम होगा? देखिए, एक्टर के तौर पे तो हमारी यही ख्वाहिश रहती है कि हम हमेशा कैमरे के सामने रहें, और जब आप कई सालों से ये काम कर रहे हो तो उसके साथ, उस इच्छा के साथ एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि जब भी आएँ तो लोगों की जो मनोकामनाएं आपके काम को लेकर उसकी पूर्ति हो जाए। जब इसी नज़रिए से मैंने रेलवेमैन को देखा तो मुझे एहसास हो गया कि ये भी एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। अब ज़रूर मैं कई फिल्में और कई प्रोजेक्ट ऐसे कर चुका हूँ जहाँ पे मैं मेन हीरो ही नहीं हूँ। कई बार किसी और का किरदार बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी आपको एहसास हो जाता है कि नहीं, इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए या तनुवत मनु हो जाए, पर आपको पता है कि ये इतिहास में चला जाएगा, इससे लोगों को फ़र्क पड़ेगा। तो मुझे इस चीज़ से बिल्कुल डर नहीं है। और जब मैंने रेलवेमैन में पढ़ा और सुना और पता चला कि इस एंसेम्बल कास्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, मैंने कंटेंट देखा तो मुझे लगा कि ये वो जो हुनर है, वो जो मुझे ख्याल से इंस्टिंक्ट है, वो लोगों में पैदा कर देगी। और इसी एंथुसियाज्म के साथ ये कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह जैसे आपने मुझे बहुत ही आपने आदर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, उसी राह पे मैं चलूँ इस सीरीज़ के साथ भी। बिल्कुल। देवेंदु जी, जब मतलब मैं इन सारे कलाकारों को जब देखता हूँ या इस प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी सभी लोगों को देखता हूँ, तो एक एक्टर के तौर पे क्या चीज़ें सबसे अच्छी लगती हैं? मतलब मैं चाहे के सर की बात कर लूँ, माधवन की बात कर लूँ, बाबिल हैं, बाकी एक्टर्स भी हैं, जब आप ऐसी एक एंसेम्बल कास्ट का हिस्सा बनते हैं, या ऐसे लोग जो अपनी अपनी एक्टिंग की उनकी एक अलग तरह की पहचान है, कितनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई इस कहानी के साथ? और क्या चीज़ें थी जो आप इन लोगों से सीख के निकले या इनको देखते हुए निकले? आई मीन टू बिगिन विद इट वाज अ ट्रीट। आई मीन एक ऐसे प्रोजेक्ट का पार्ट होना जहाँ पे जिन लोगों को आप हमेशा लुक अप टू करते आए हैं, जिनका काम सराहते आए हैं, उनके सामने जब आपको खड़े होके फ्रेम शेयर करने का मौका मिले, उससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। कैरेक्टर भी मज़ेदार है, एज एन एक्टर भी मुझे बहुत मज़ा आएगा, एंड यू नो प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। लिखावट अच्छी है जो कि ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है आपको देखने में, वो सेंसिबिलिटी जो है वो नहीं मिलती है। एंड अगेन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इस बार लाइक द सीरीज़ द रेलवेमैन, यू नो रेलवे कर्मचारियों के नज़रिए से इस बात को हमने, पूरी घटना को देखा, तो बहुत ही मज़ा आया। एंड आई होप ठीक ठाक कर दिया और लैंड हो जाए। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। बाबिल, ये सवाल एक्चुअली मुझसे पूछा जाता है जो आपने इनसे पूछा कि हाँ। नहीं, ये बताइए मुझे कि इन सारे लोगों में मतलब अगर मैं इसको एक इंस्टीट्यूट ही मान लूँ, और तो वहाँ आप सबसे मतलब आपने कॉलेज में एक तरह से एंट्री की है, तो इन लोगों का व्यवहार वो खड़ूस सीनियर वाला रहा या मतलब बहुत ही, मैं आपको समझाने, शब्दों में बयान करना मुश्किल है, लेकिन नहीं, बट तुझे करना तो पड़ेगा क्योंकि ये इंटरव्यू है बाबा, तुझे बोलना पड़ेगा। मैं वही तो सुबह से 3 दिन से लेकिन आपको कुछ नया देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मतलब के सर की काइंडनेस हो, या मैडी सर की कूलनेस हो, या देवेंदु सर की फ्रीनेस हो। फ्रीनेस पता नहीं वर्ड है कि नहीं, पर आप समझ लो।
फ्रीनेस इज वांट्स टू से लाइक ग्रेटनेस जैसे इक्विवेलेंट उसके लिए। हाँ मैं सबसे मैं आपको इंटेलेक्चुअलाइज करके बताना पड़ रहा है, इसलिए मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि एक भावना होती है वो आप जब खींचते हो लाइक अ स्पंज व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग, वो एक भावना जैसे ऑब्जर्व होती है, आप उसको इंटेलेक्चुअलाइज नहीं कर रहे होते हो। लेकिन सीनियर्स थका भी देते ना कई बार। नहीं वो सिर्फ I don't think so ऐसा। वो एक्टर्स नहीं कर रहे थे, वो शिव कर रहा था अकेले। तो ये जैसे कॉलेज है ना, सो फाइनल ईयर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, ये फैकल्टी जो बुला के अलग से करता था, तो सीनियर्स उतने वो नहीं थे जितना फैकल्टी था। बट हाँ, जैसे के सर से, वो तो के सर के साथ बहुत लंबा रिश्ता था मेरा, मैंने सबसे ज़्यादा उनके साथ काम किया, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, सिर्फ एक्टिंग के बारे में नहीं, इंसानियत के बारे में, और वो दोनों चीज़ें कहाँ जुड़ती हैं, एक्टिंग और इंसानियत। पहली बार जब मैं सेट पे आया था मैं बहुत नर्वस था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था नेवर डाउट योर सीट एट द टेबल, और उस सेंटेंस ने मुझे इतना हौसला दिया कि मैं यहाँ पर हूँ किसी कारण की वजह से हूँ, और मैं अपनी पूरी शिद्दत से काम करूँगा, जो होना हो, अब ऊपर वाले के हाथ में, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। के सर, यशराज एक वेब सीरीज बनाने की सोची और रेलवे मैन के तौर पर सामने आई। बड़ा मतलब स्वाभाविक सा सवाल है, आपने नहीं यशराज से पूछा कि यशराज जब आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कुछ इतने दिन से तो मैं बहुत सीरियस सिनेमा और बड़े सीरियस प्रोजेक्ट, यशराज जब आया तो कुछ लार्जर देन लाइफ और कुछ ऐसा। मुझे लगा पहले दिन वो मुझे स्टॉर्म फैन के अगेंस्ट खड़ा रह करके मतलब स्लो मोशन में शॉट लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ ऑफ कोर्स आई हैड माय डाउट्स, मुझे लगा कि उस प्रकार की सेंसिबिलिटी शायद होगी, बट इनसे मिला और इनकी सोच बड़ी परिपक्व हो गई थी इस उम्र में, तभी दाढ़ी भी नहीं थी तो और मैं सच में मैं मतलब अचरज में रह गया कि मतलब ये इस प्रकार की बातें कैसे कर रहा है, क्योंकि पूरा रिसर्च कर लिया था शिव ने, और क्या करना चाहता है सीन्स के साथ, वो भी इतना ठोस था ना कि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैंने कहा ये तो करना ही है। बिल्कुल। माधव सर, एक चीज़ बताइए कि आम तौर पे बार बार ये जो एक तरह से कंपैरिजन चल रही है दक्षिण की फिल्में और बॉलीवुड, क्या ये एक्टर्स को भी थोड़ा सा बेचैन करती है ये सारी चीज़ें? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, और कंपटीशन बने रहा है। इसको देखने का नज़रिया लोगों का अलग हो सकता है, और पर इससे कोई खबर बन नहीं सकती, क्योंकि क्या है कि आजकल मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि देयर इज़ नो रीजनल फिल्म, एवरीथिंग इज़ बिकम एन इंडियन फिल्म राइट नाउ। साउथ की फिल्में भी वैसे ही कर रही हैं जितने नॉर्थ की फिल्में कर रही हैं, वहाँ भी OTT और बाकी प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल होने लगे हैं जहाँ यहाँ है। तो हम एक्टरों के लिए अच्छा हो गया, जैसे के मेनन है, मैं हूँ, हम दोनों जगह काम करते हैं, तो हमारे लिए चॉइस बढ़ गया है। तो ये कंपैरिजन वाला गेम तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई खास नतीजा निकलेगा। ये होगा ज़रूर कि दिलचस्पी बढ़ जाएगी हमारी इंडस्ट्री में बस। बिल्कुल। शिव, ज़रा मुझे ये बताइए कि जब आप कहानियों की दुनिया में दाखिल हो रहे थे या फिल्म मेकिंग में अपनी चीज़ें देख रहे थे, कौन से वो डायरेक्टर्स थे या कौन सी फिल्में थीं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, आपको एक बतौर डायरेक्टर या एक कहानी कहने के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बनाया? न्यू क्वेश्चन फाइनली। बट नाइस। ये बहुत, कोई भी फिल्म एंथुजियास्ट के लिए बहुत टफ सवाल है। आई मीन मुझे हर तरह की फिल्में पसंद है, अच्छी कहानियाँ, अच्छी फिल्में, यही अट्रैक्ट करती हैं मुझे। और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, एवरी डायरेक्टर हैज सो मच टू, यू हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम एवरी डायरेक्टर, बी इट मनमोहन देसाई, बी इट our modern filmmakers, like who are current filmmakers, everyone is making great films and was making great films, something to learn in each one. ठीक है। देवेंदु, मुझे ज़रा ये बताइए कि जब मिर्ज़ापुर आई और मिर्ज़ापुर के बाद जिस तरह के रोल आपको ऑफर हुए या आप तक मेकर्स पहुँचे, क्या वो आमतौर पे कहा जाता है कि कई बार जब इस तरह की एक बहुत बड़ी इमेज बन जाती है तो इसी तरह के रोल्स के साथ मेकर्स एक्टर के पास आते हैं, क्या ऐसा था? और
क्या बाद में चीज़ें टूटी, या अभी भी आपको लगता है कि उस इमेज में ज़्यादा जो है वो ऑडियंस आपको पसंद करती है या देखना चाहती है? देखिए प्रशांत, जब भी कोई चीज़ इतनी बड़ी हिट होती है तो उसका डेफिनेटली एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मेरे केस में मुझे ज़्यादा एडवांटेजेस मिले कि एक नए रूप में देख पाए फिल्म मेकर्स मुझे, जैसे रेलवे मैन उसी का नतीजा है। वैसा तो कैरेक्टर है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। मुझे कभी भी इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। एट द सेम टाइम इफ़ पीपल अगर आपके पास वैसी ही चीज़ वापस लाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा जो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ वो ये हुई कि डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिल रहे हैं, तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया वो चीज़। चलिए बाबिल, मुझे बताइए, मैं शिव का ही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी एक तरह से फिलहाल सिनेमा के स्टूडेंट ही कहे जाएंगे, हर चीज़ मैं हर चीज़ का स्टूडेंट हूँ, मैं लाइफ का स्टूडेंट हूँ। तो आप बताइए कि आपके लिए फिल्में, कहानी कहने वाले लोग, ये जितने कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटक सी जाती हैं, या आप चाहते हैं कि पर्दे पे इस तरह की कुछ कहानियाँ सामने आए जो आपको लगता है कि मिसिंग है? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। मुझे देखिए, मैं आई एम टू यंग टू बी लाइक कि ये मिसिंग है हमारी सोसाइटी में से, क्योंकि मैंने अभी तक सोसाइटी को पूरी तरह से जिया ही नहीं। मैं 25 साल का हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपको अपने अंदर के आर्ट को एक्सपीरियंस करना है, आप पहले एक्सपीरियंस करते हो फिर ही आप एक्सप्रेस कर पाते हो ना। उसको अगर एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ी तो ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है अपने काम से, और जाके लाइफ को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। गाने सुनना, म्यूज़िक सुनना, जाके पेंटिंग्स देखना, किताबें पढ़ना, और कोई नई हॉबी पकड़ के उसको तराशना। ये तराशना बहुत ज़रूरी है, सीकिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपको एक डायरेक्शन दिखाएगा जो आपको इवेंचुअली अपने आर्ट को एक्सपीरियंस करने का मौका देगा। आई थिंक ये अगर किसी इंडिविजुअल में ने अडेप्ट कर लिया कि अपने काम से छोड़ के अपने आप को एक्सपीरियंस करना शुरू करना, ये आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे। एक चीज़ के सर, मैं बाबिल की ही बात से उधार लेते हुए पूछना चाहता हूँ। जिस तरह की उन्होंने बात की कि किताबें पढ़ना, खुद को एक्सप्लोर करना, थोड़ा ब्रेक लेना, ज़िंदगी में थोड़ा स्लो हो जाना, ये सारी चीज़ें आजकल जीना ये आजकल बड़ी मतलब कह सकते हैं बड़ी महंगी चीज़ हो गई है। मतलब हम शायद बहुत सामान्य जो ज़िंदगी हम जो जीना चाहते हैं वही आजकल हमारी पहुंच से बाहर है। मतलब उसका एक निचोड़ आता है मेंटल हेल्थ। सोशल मीडिया और इन सभी ने लोगों को बहुत ऑक्यूपाइड कर दिया है। लोग एक तरह से तुलना में जी रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो ठहर के सोच नहीं पा रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाएंगे। आप एक मैं कहूँ ऑब्जर्वर के तौर पे ये सारी चीज़ें देखते हैं या नई पीढ़ी के लोगों को देखते हैं, क्या एडवाइस होगी इस लिहाज से आपको? क्या चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना चाहिए एक व्यक्ति को? मेरे ख्याल से बाबिल ने पूरा कह दिया। आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी। क्योंकि आप जब ज़िंदगी जीते हो, अलग अलग पहलू होते हैं। आप एक को पकड़ के रखोगे तो शायद हो सकता है कि आपका दायरा बहुत कम हो जाए, जीने की, सोचने की, सब चीज़ों की, और उस दायरे में आप फंस जाते हो कि वहाँ उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना स्पेक्ट्रम को बड़ा रखें और जिएं, और बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। पिन पॉइंट तरीके से तो खैर मैं बोल नहीं सकता, लेकिन ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी को पूरी तरह से जिएं और साथ में जीने का एहसास रखें। मतलब ऐसे नहीं कि मैं जी रहा हूँ, बस उतना ही और कुछ नहीं। बिल्कुल। माधवन, मेरा आपसे भी यही सवाल होगा। ये जो सोशल मीडिया का ताना बाना है, और वाकई ये बार बार एक डिबेट चल रही है कि क्या ये वाकई इतना ज़रूरी हो गया है जीवन में कि बाकी चीज़ें छूटती जा रही हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग तुलना में जी रहे हैं, और उन सब से अलग एक क्वालिटी लाइफ जो है उसकी कोई बहुत बेहतर तस्वीर नज़र नहीं आ रही। वो लग्जरी से उसको ज़्यादा देखा जा रहा है। कुछ कहेंगे आप? तो आप मुझसे पूछिए कि मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है एज एन एक्टर। मैं कहूँगा कोई भी प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उससे अनलर्न करना कि भाई जो चीज़ मुझे तसल्ली दे रही है, जो चीज़ मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, वही मुझे डुबाएगी एज एन एक्टर। तो नए तौर तरीके जब सीखने निकलता हूँ तब समझ में आता है कि हाँ यार, ये दुनिया अभी बदल रही है उस तेज़ी के साथ जिससे मुझे या हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उनको एहसास नहीं है। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन,
आई थिंक देयर इज़ अ बिग शिफ्ट टुवर्ड्स कि यार ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लोगों का ख्याल रखो। एक ज़माने में जो मन में आता था, जो ज़ुबान पे आती थी, वो हम बोल देते थे। आजकल हमको सोचना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ पब्लिक ही जो है आपका मतलब खटिया खड़ा कर देती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो जिस टाइप की लाइफस्टाइल अब बनेगी आने वाले 5-6 सालों में, मुझे लगता है कि 5-6 सालों में, 10 साल तो फिर भी दूर बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल। दिव्येंदु, आप बताइए कि आपके लिए जो फिल्में रहीं या डायरेक्टर्स रहे, किनको देखते हुए आप बड़े हुए, और क्या एक्साइटिंग क्या लगता है? जैसे होता ना कि हम सभी अपने जीवन में एक वक्त के बाद जब बहुत वक्त तक किसी काम में एक एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तो हम सोचते हैं कि अब खुद को री इन्वेंट करना है, कुछ और करना है। आपको क्या चीज़ें एक्साइट करती हैं? कोशिश यही है नए नए कैरेक्टर्स मिलें, जो कि थैंकफुली विद OTT कमिंग, यू नो, हम सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक नई कहानी कहने की, नए किरदार करने के। आई रियली वांट टू प्ले अ सुपर हीरो एंड अ वैम्पायर किसी प्रोजेक्ट में, तो वो बड़ा, मेरे 2 एक ऐसे हुए हैं, मुझे बहुत दिल है वो करने का। एंड यार नई नई चीज़ें आते रहें, मज़ा आता रहे, न्यू स्टोरीज आते रहें, न्यू पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते रहे, उनके साथ जुड़ने में मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। सो या दैट्स द विश के मज़ा आता रहे हर दिन काम करने में। ठीक है। के सर, अब ज़रा चूँकि जो हमारे दर्शक हैं, वो सबसे ज़्यादा उनको दिलचस्पी होती है आगे क्या चीज़ें। रेलवे मैन के बाद ख़ास तौर पे हिम्मत सिंह को लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। आएंगे। बस बताइए कौन 6-6.5 महीने के बाद आएंगे। ठीक है। आप बता दीजिए, आप मिर्ज़ापुर कब तक? सर मैं तो इस बात का आपको जवाब नहीं दे सकता। नहीं, आपके एक मित्र क्या कहते हैं, जेफ बेजोस? नहीं, कौन? नहीं, हमारे साथ विक्रांत मैसी थे। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे भी परेशान कर दिया है लोगों ने पूछ के कि मिर्ज़ापुर कब आएगी। तो नहीं, वो आ जाएगी, लेकिन आज के लिए ज़रूरी ये है कि हम नेटफ्लिक्स पे रहें और द रेलवे मैन पे रहें, जो कि ओनली ऑन नेटफ्लिक्स पे रहें। 18 नवंबर को आएगी, और ये 4 पार्ट लिमिटेड सीरीज है। बिल्कुल। ये तो इस पे रहें हम। बाकी सबकी जिंदगियों में अच्छा सब हो रहा है, ठीक, लेकिन ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। आम दर्शकों के लिए बताइए कि क्या आगे मतलब कौन देखिए, से मैं यही कहना चाहूँगा, शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी समझ से करिए। आप किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे मत जाइए कि ये है या वो है। तो चले, जब आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो इन्वेस्टमेंट का ही सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। चलिए। आपके लिए, एक एक्टर के लिए, मैं मतलब इस पूरी फ्रेटर्निटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने कोविड का दौर भी देखा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम, या किसी भी कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जहाँ पर आप नहीं जानते हैं कि क्या दुनिया में हो जाए, एक ऐसे इंडस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियली आपको साउंड होना? क्या एडवाइस देंगे यंग लोगों को या यंग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स को? I mean, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ टेबल पे मैं बैठे सब- हैं सभी- जो सभी कि मेरे ये ख्याल बात से करेंगे। मैं बस यही बोलूँगा कि मतलब ज़्यादा ओवर एक्साइट ना होना लाइफ में ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा एडवेंचरस होना ठीक है, लेकिन वो जल्दी से कुछ बहुत ऊपर चले जाना और सारा मतलब ऑल इन करके लाइफ नहीं होती है। वो आप आर्ट में कर सकते हैं, वो आप कॉमर्स में नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सेंसिबली चलना होगा आपको लाइफ में। एंड हाँ, वो जो हिंदू फिलॉसफी में मध्यम मार्ग वाली जो बात है, वो अगर आप करेंगे तो सही है। माधवन सर, आप क्या राय देंगे? मैं तो बस एक ही लाइन में कहूँगा, और जिसके साथ मैं हमेशा जिया हूँ, और वो ये है, और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना लार्जर देन लाइफ सब कुछ हो जाता है। मेरी एडवाइस बहुत क्लियर है कि जितनी चादर है उतनी पैर पसारो। अगर उससे आप मुकर गए तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। शिव, आप बताइए। यार पहले तो पैसे बनाने पड़ेंगे ना। नो, बट आई जनरली आजकल यंगस्टर्स फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब इज क्वाइट पॉपुलर। सबको पीपल आर मोर अवेयर ऑफ दिस। पीपल स्पेशली इंडिया में अभी इतना पॉपुलेशन यंग है, उनको पता है कि उनके गोल्स क्या है। इनफैक्ट टेलिंग देम दैट यार आप ऐसे करो वैसे करो, उनको सुनना नहीं है ये बातें। they want to be able to make their own decisions, and जो youngsters हैं, making a mistake is fine, because you'll make a mistake and you'll learn only from that, so they'll be just fine. I think
वो सीख जाएंगे जब इनफैक्ट बड़ा वेरी ट्रू। हाँ, मैंने देखा है जितने भी यंगस्टर्स अभी हैं 16-17 साल के ना, वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक तौर पे जीते हैं। मतलब वो तो हमारी जनरेशन है कि हमको चाहिए एक 6 जूते ले लो, 8 जूते ले लो, ये पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। उनको तो जो जरूरत है एकदम मिनिमम, मतलब मेरे बेटे को देख के मैं हैरान हूँ, लिमिटेड नंबर ऑफ उसको चाहिए ही नहीं। तो ऐसे मुझे लगता है कि वेरी सेंसिबल, हमको उनसे सीखने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है सर, आपकी क्या सलाह होगी? और सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पैशन और पैसे का कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत है। नहीं, मेरा ये है कि अगर आप सरस्वती का आदर करते हैं तो लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ेगी आप पे। तो सिंपल एज दैट। तो अगर अपना काम जो भी आप जिसमें आप रुचि रखते हो उसको अगर ठीक से करो तो जो आपको चाहिए पैसे, धन दौलत, वो आ जाएगा। और अपने आप आपका दृष्टिकोण धन के प्रति भी अलग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम तो ये है, ये साथ में है पैसा, और जितनी मेरी ज़रूरत है या मेरी आशाएं हैं वो पूरी हो रही हैं। तो आपकी दृष्टि उस तरफ जब हो तब वो आता है, इस तरफ हो तो शायद खो जाए। तो ज़रूरी है कि आप शिद्दत से काम करें अपना जो भी कर रहे हैं पूरी रुचि के साथ। बिल्कुल। मेरे ख्याल से बाबिल आपने तो नहीं, सबको यार, ये सबको तो मतलब मैंने ये एडवाइस मैंने अब्जॉर्ब की है। ठीक है, चलिए इसी बातचीत के साथ इस बातचीत को हम यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि ये जो तस्वीर है, ये जो कहानी है, ये और बेहतरीन बने और ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आए। और बहुत ऐसे नाम है, जैसे मैंने कहा कि इतना बड़ा भरोसा आप लेकर आ रहे हैं, तो उस भरोसे पे ये कहानी खरी उतरे। आपको आगे के तमाम प्रोजेक्ट्स और आपके सपनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स प्रशांत। बहुत बढ़िया प्रशांत, थैंक यू।